दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद से पूछे कुछ कठिन सवाल दिल्ली दंगों के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को धर्म संसद मामले में दी चेतावनी और मिजोरम में अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाले को मिलेगी संपत्ति। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये एपिसोड लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते जो सबसे पहली खबर है हमारे पास आपके लिए, वो आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट इस समय पूर्व JNU छात्र नेता उमर खालिद की बेल एप्लीकेशन सुन रहे हैं। इस बेल याचिका को उन्होंने दिल्ली दंगों मामलों में लगाया है। अब हम जानते हैं कि फरवरी 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए थे, इसके बाद लगभग 750 FIRs फाइल हुई थी, जिसमें से एक जो FIR थी 6 मार्च 2020 को वो फाइल हुई थी, जिसमें ये दिल्ली दंगों के पूरे षड्यंत्र की बात की गई थी। इस FIR में उमर खालिद का नाम था। इस पहले तो FIR में सिर्फ कुछ नॉन बेलेबल प्रोविजंस थे, यानी कि UAPA सेडिशन ये सब नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद इसमें UAPA सेडिशन और ऐसे प्रावधान भी लगा दिए गए, जिसके बाद उमर खालिद की सितंबर 2020 में गिरफ्तारी हुई थी। अब पिछले महीने जज अमिताभ रावत ने उनकी बेल एप्लीकेशन को, बेल याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में बेल की याचिका लगाई है। अब इस हफ्ते जब उनकी बेल की सुनवाई हुई, उसमें कोर्ट ने, जैसे कि भद्रा ने आपको बताया, कोर्ट ने जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच है, उन्होंने ये जो अमरावती की 2020 की स्पीच है उमर खालिद की, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट और अपने FIR सब में बात की है, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना। और इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ सख्त सवाल पूछे उमर खालिद के वकील से। उन्होंने पूछा, अब स्पीच में उमर खालिद ने जिस तरह से जुमला शब्द का प्रयोग किया था, वो उस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई। कोर्ट ने पूछा कि क्या हम प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्द यूज़ कर सकते हैं, जुमला शब्द यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने क्रांतिकारी, इनकलाब जैसे शब्द यूज़ किए थे, जिस पर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई। लेकिन जब कोर्ट ने ये सवाल उठाए तो उनके वकील त्रायदीप पैस ने जवाब दिया कि अगर उन्होंने ऐसे शब्द यूज़ भी किए थे तो ये आपत्तिजनक शब्द नहीं है, इनसे किसी को भड़काया नहीं जा रहा है दंगों के लिए। ये सिर्फ सरकार के खिलाफ जो उस समय कानून आया था, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके खिलाफ वो बात कर रहे थे, और सरकार के खिलाफ, कानूनों के खिलाफ बोलना कुछ गलत बात नहीं है। बिल्कुल अपूर्वा, जैसा आपने बोला, जो ये स्पीच थी अमरावती में जो दी गई थी 2020 में, फरवरी 2020 में, ये कुछ दिनों पहले ही दी गई थी। जब दंगे हुए थे उसको कुछ दिनों पहले ही दी गई थी। तो उमर खालिद के खिलाफ जो एक इल्ज़ाम लगाया है दिल्ली पुलिस ने, वो ये है कि इस स्पीच के कारण लोग जो है वो भड़क गए थे, उत्तेजित हो गए थे और उन्होंने फिर दंगों में पार्टिसिपेट किया। अब इस स्पीच में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये दिल्ली हाईकोर्ट का मानना है। जैसा आपने बताया, जुमला शब्द इस्तेमाल किया गया। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के लिए आप ये जुमला शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, कि क्या ये सही है या नहीं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने, दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद से जानना चाहा है, वो ये है कि उन्होंने जो 2 शब्द इस्तेमाल किए थे, इनकलाब और क्रांतिकारी, तो इन 2 शब्दों का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो अपने आप को क्रांतिकारी और इनकलाबी, जिसे कहते हैं ना, सोच विचार है उनकी, तो दिल्ली हाईकोर्ट चाहती है कि वो इसको जो है एक तरीके से पूरे डिटेल में समझाएं कोर्ट को कि उनका इन 2 शब्दों से कहने का क्या मतलब था। तीसरी चीज जो है, उमर खालिद ने अपने भाषण में एक और कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, सब चंगा है। अब वो दरअसल जो प्रधानमंत्री हैं उनको एक तरीके से उनके ऊपर एक तरीके से, जिसे कहते हैं ना, एक हास्य व्यंग का इस्तेमाल कर रहे थे, हंसी मजाक में वो बोल रहे थे। तो इसको लेके भी जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है। फिर एक और अपने भाषण में उमर खालिद ने एक और चीज बोली कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो जो ये ऊंट है,
है, ये शब्द उमर खालिद ने किसके लिए इस्तेमाल किया है, ये दिल्ली हाईकोर्ट उनसे जानना चाहती थी। तो इन सारे सवालों का जवाब उमर खालिद के जो वकील त्रायदीप पायस है उन्होंने एक एक करके दिया। उन्होंने बोला कि जो ऊंट पहाड़ के नीचे का मतलब ये है कि जो सरकार है वो सरकार के लिए जो है ऊंट शब्द इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि सरकार CAA कानून को लेके जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनसे बातचीत नहीं करना चाह रही थी। दूसरा, त्रायदीप पायस ने ये बोला कि माना कि ये सारे शब्द उमर खालिद ने अपने स्पीच में इस्तेमाल किए हैं, मगर इससे कोई उत्तेजित नहीं हो रहा, इसमें कोई उकसाने वाली बात नहीं है। और उसका उन्होंने ब्यौरा देते हुए ये भी बोला कि अगर आप उस स्पीच का वीडियो देखें तो जब कैमरा दर्शकों की तरफ दिखाया जाता है तो उसमें दर्शक जो है बड़े आराम से बैठ के उस स्पीच को सुन रहे हैं, तो इसमें कहीं उकसाने वाली बात कहीं पर आ नहीं रही। और जैसे आपने ये भी बताया, त्रायदीप पायस ने अपने जवाब में कोर्ट को ये भी बोला कि उमर खालिद अपनी स्पीच में दरअसल सरकार की नीतियों की और सरकार की आलोचना कर रहे थे और ये एक अपराध नहीं है, मगर इसके जवाब में कोर्ट ने ये बोला कि आलोचना करने की भी एक सीमा होती है, उसकी एक लक्ष्मण रेखा होती है। तो क्या उमर खालिद ने ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी है या नहीं करी है? और हाईकोर्ट इस बात को भी जानना चाहता है कि क्या इस भाषण की वजह से वाकई में जो दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो इलाका है जहां पे दंगे हुए थे, तो क्या वाकई में ये दंगे हुए थे या नहीं हुए थे? तो इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए त्रायदीप पायस ने थोड़ा सा और समय मांगा था। उन्होंने जो है जब दोबारा से उमर खालिद की बेल एप्लीकेशन सुनवाई पे आई तो उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि उन्होंने कुछ दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे हैं, ये समझाते हुए कि क्रांतिकारी और इंकलाबी शब्दों का क्या मतलब होता है, मगर वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट के पास आए नहीं थे, तो इसलिए मैटर अडजर्न हो गया। और जब तीसरी बारी ये मामला फिर से कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट का ये मानना था कि उमर खालिद की बेल जो है, जो दूसरे एक JNU के छात्र हैं शारजील इमाम जो इस मामले में को अक्यूज्ड है, उनकी बेल पिटीशन के साथ दोनों मैटर्स की सुनवाई होनी चाहिए। तो इसलिए अभी इस मामले में कोई जो है सुनवाई तो अभी पूरी हुई नहीं है, तो इसलिए जाहिर है कि ऑर्डर आया नहीं है। अब दोनों की जो ये बेल पिटिशंस है इकट्ठे सुनी जाएंगी। जी, कोर्ट ने ये भी कहा, दर्शकों को बता दूं कि कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस मामले में राजद्रोह के भी चार्जेस लगाए गए हैं, सेडिशन की भी बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट इस समय राजद्रोह के खिलाफ याचिकाएं सुन रहा है, वो पूरे कानून के खिलाफ याचिकाएं सुन रहा है जो कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब जो ये दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि वो शारजील इमाम और उमर खालिद दोनों की बेल याचिका 6 मई को सुनेंगे, एक बार सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आ जाए। अब सुप्रीम कोर्ट से ही हमारी दूसरी खबर आपके लिए जो आ रही है वो है धर्म संसद से जुड़ी हुई। अब सुप्रीम कोर्ट इस समय याचिकाएं सुन रही हैं धर्म संसद के खिलाफ। आपको पता है कि पिछले साल दिसंबर में ऐसे 2 इवेंट्स हुए थे, एक हुआ था उत्तराखंड, एक हुआ था हरिद्वार में और एक हुआ था दिल्ली में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाएं फाइल हुई ये कहते हुए कि इनमें ये जो याचिकाकर्ता हैं उन्हें लगता है कि जो राज्य की पुलिस है वो निष्पक्ष जांच नहीं करेगी और इसलिए उन्हें इसमें एक इंडिपेंडेंट प्रोब चाहिए, एक तरह की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच चाहिए। अब इसी याचिका का जवाब देते हुए हमने आपको पिछले एक एपिसोड में बताया था कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके हिसाब से दिल्ली में जो ये एक इवेंट हुआ था हिंदू युवा वाहिनी से, उसमें किसी तरह की हेट स्पीच नहीं हुई थी, किसी भी कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले हफ्ते जब ये मामला आया तो बात हुई एक ऐसे और इवेंट जो होने जा रहा था उसके बारे में। अब उत्तराखंड के रुड़की में भी एक ऐसा इवेंट होने वाला था इसी हफ्ते, जिस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त एक तरह से कदम उठाया। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कहा कि ऐसा अगर इवेंट होता भी है तो इसमें किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं होना चाहिए, हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो वहाँ के जो मुख्य सचिव हैं उनको
उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उनसे जवाब मांगे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कुछ घंटे बाद ही जहां पे ये होना था इवेंट धर्म संसद का रुड़की में, वहां सेक्शन 144 लगा दिया गया। जी अपूर्वा, दरअसल ये जो पिटिशंस फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन मांगी, वो इसलिए फाइल हुई है क्योंकि 2018 और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इलेबोरेट गाइडलाइंस जो है ले डाउन किए थे, ये कहते हुए, और इन गाइडलाइंस में सारे राज्य सरकारों को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, डायरेक्शंस दी गई थी कि इस तरह के मामले जहां पे भड़काऊ भाषण दिए जाएं उनको रोकना चाहिए, और कैसे कैसे एक तरीके से ना उन्होंने पूरा स्टेप्स जो है लेआउट किए थे कि कैसे जो है इस तरह के मामले रोके जा सकते हैं। तो चूंकि ये जो राज्य हैं जहां पे ये धर्म संसद हुआ, जैसे हरिद्वार में हुआ, तो इन याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस का वायलेशन किया है, इसलिए जो है हम आपके पास आए और आप इसमें दखल करके जो है इसमें सरकारों के खिलाफ एक्शन लीजिए और कोई डायरेक्शन पास कीजिए। तो जहां तक दिल्ली की बात है, आपने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में तो ये बोला है, मगर वो स्टेटस रिपोर्ट लेने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को और डायरेक्शन दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही, उन्होंने एक तरीके से अपना सख्त नजरिया दिखाया था इस दिल्ली पुलिस के स्टेटस रिपोर्ट पे, और ये बोला था कि हम इस स्टेटस रिपोर्ट को एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये जानना चाहते हैं कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसमें क्लीन चिट दिया गया है उन लोगों को जिन्होंने वो भाषण दिए थे, तो क्या ये इंक्वायरी रिपोर्ट सीनियर ऑफिसर्स ने एक्सेप्ट करी है या नहीं करी। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उसी दौरान याचिकाकर्ताओं ने रुड़की के बारे में कोर्ट को बताया, और हेयरिंग के दौरान उत्तराखंड सरकार की तरफ से उनके वकील वहां पे मौजूद थे। उन्होंने हेयरिंग के दौरान बड़े स्पष्ट शब्दों में कोर्ट को आश्वासन दिया कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि वहां पे ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा। दरअसल रुड़की में जो है एक कोई काली सेना करके हैं जो वहां पे रुड़की में ये धर्म संसद करने वाले थे। तो उत्तराखंड सरकार के आश्वासन देने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये डायरेक्शन दिया कि अगर प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जाएंगे और अगर इस इवेंट को रोका नहीं जाएगा तो चीफ सेक्रेटरी जो है स्टेट के खिलाफ, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। तो इसीलिए कुछ ही घंटों के बाद जो रुड़की के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि रुड़की में जो है सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है, कि मतलब कि अगर वहां पे उस इलाके में 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे चलते हुए दिखेंगे तो उनको उसी वक्त अरेस्ट कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने 35 लोगों को डिटेन भी कर लिया था, वो 35 लोग जो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले थे। तो सुप्रीम कोर्ट के एक सख्त नजरिया लेने के बाद उत्तराखंड सरकार जो है हरकत में आई और उन्होंने ये इंश्योर किया कि ये पूरे मामले में ऐसी कोई बात ना हो जिससे आगे चल के कोई हिंसा हो सके। जी, जो तीसरा हमारे पास आपके लिए केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। दरअसल ये जो पूरा मामला है बहुत ही दिलचस्प है। ये मीज़ो कस्टमरी लॉ, मीज़ो जो कम्युनिटी होती है उनका जो कानून होता है, उनकी कम्युनिटी का जो कानून होता है उस पर है। और हाल ही में जो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसमें कोर्ट ने इस कानून को रेफर किया, इस कानून के बारे में बात की और उन्होंने समझाया कि किस तरह से इस कानून के तहत विरासत जो है वो परिवार में जो बड़े होते हैं उनकी देखभाल के लिए कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं, उनकी जो जिम्मेदारी होती है उस निभाई गई जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। अब आपको आसान शब्दों में अगर बताऊं तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई कानूनी उत्तराधिकारी है विरासत के लिए, अगर उन्होंने अपने बड़ों की देखभाल नहीं की है जब वो जिंदा थे, जब वो जीवित थे, तो हो सकता है कि उन्हें वो विरासत ना मिले। और अगर कोई कानूनी उत्तराधिकारी हैं और फिर भी किसी और ने उनके बड़ों की देखभाल की है तो हो सकता है वो विरासत उनके पास जाए, कानूनी उत्तराधिकारी के पास ना जाए। कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखते हुए इस मामले में उन्होंने ये जो कपल था इस मामले में जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी बेटी को और पोती को जायदाद देना सही समझा। बिल्कुल, दरअसल इस मामले में अपना जो है निर्णय
देते हुए उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया। दरअसल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो जायदाद थी वो उस पर्टिकुलर कपल की ग्रैंड डॉटर्स को दी थी, जिसमें से एक ग्रैंड डॉटर की शादी हो चुकी थी और एक शादीशुदा नहीं थी। मगर जो कपल में जो मतलब कि जो मदर थी, जो औरत थी, तो उनकी जो बेटी थी वो बिल्कुल उनके जो आखिरी के दिन थे मदर के, वो बिल्कुल आखिरी के दिनों में जो बेटी थी वो अपने डिवोर्स के बाद अपनी माँ के पास आके रहने लग गई और उन्होंने उनके आखिरी के दिनों में बहुत उनकी सेवा करी। तो इसलिए कस्टमरी लॉ के तहत जो है उनकी बेटी को भी जो उनकी जो जायदाद थी उसका हिस्सा मिला। तो जो उस कपल की जो ग्रैंड डॉटर्स थी उन दोनों ने दरअसल इसको चैलेंज किया ये कहते हुए कि उनकी बुआ को उनकी जायदाद का हिस्सा नहीं मिल सकता। क्योंकि जो इनके फादर थे वो जो है नेचुरल हेयर थे, मतलब कि उत्तराधिकारी थे, कानूनी उत्तराधिकारी थे। मगर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट थी उन्होंने जो मिजोरम का कस्टमरी लॉ है वो ये देखते हुए फैसला दिया कि नहीं, चूंकि बेटी ने अपनी माँ की बिल्कुल आखिरी समय में उनकी बहुत सेवा करी, अपनी जिम्मेदारी निभाई, इसलिए उनका हक बनता है अपने माँ बाप की जायदाद पे। तो उसी को चुनौती देते हुए जो ग्रैंड डॉटर्स थी वो हाई कोर्ट गई, तो हाई कोर्ट ने वो पर्टिकुलर ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट है उसके ऑर्डर को रीइंस्टेट करते हुए बेटी को भी उतना ही हिस्सा दिया है जितना ग्रैंड डॉटर को दिया है। अब बात यह है कि जो ग्रैंड डॉटर्स थी उसमें भी दोनों ग्रैंड डॉटर्स को नहीं मिला है, उसमें से एक ही को मिला है जो शादीशुदा नहीं है। इस पे अपूर्वा ने जो है अपनी एक स्टोरी करी है, वो इस स्टोरी का लिंक अपने हमारे इस चैनल में शेयर करेंगे, तो आप पढ़ सकते हैं समझने के लिए कि ये कस्टमरी लॉ क्या है। और मेरे ख्याल से अपूर्वा नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी कुछ और राज्यों में भी शायद ये कस्टमरी लॉ फॉलो किया जाता है। आपने अपनी स्टोरी में इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, आप थोड़ा सा अगर बता पाएंगे तो। जी बिल्कुल भद्रा, दरअसल मैंने आर्टिकल में भी मेंशन किया है कुछ और कम्युनिटीज़ भी हैं नॉर्थ ईस्ट में ही, बोडो कम्युनिटी है, आपकी खासी ट्राइब है, जहां इस तरह का सिस्टम फॉलो होता है, जहां पे जो विरासत है वो कितनी जिम्मेदारियां निभाई गई हैं उस पर डिपेंड करता है, उस पे आपको मिलती है विरासत। अगर आपने अपने परिवार वालों की मदद नहीं की है, उनकी देखभाल नहीं की है जब वो जीवित थे, तो ऐसा पूरी तरह से मुमकिन है कि आपको विरासत का हिस्सा जायदाद नहीं मिलेगी। इस जो मामले में आपको एक और बात बता दूं, जो पूरा संपत्ति विवाद था, जो घर था इसमें इन्वॉल्व था, उसका नाम था अहिंसा। तो ये फाइनली उनकी जो कपल थे उनकी बेटी और उनकी पोती को मिला। मेरे ख्याल से अपूर्वा, इसमें अगर आप उस फैमिली का पार्ट भी नहीं होते हो, अगर आप आउटसाइडर होते हो, बिल्कुल, तो भी आपको संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है अगर आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं या किसी बूढ़े कपल की देखभाल करें। जी जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट की इसमें कई जजमेंट्स हैं दरअसल, तो उनमें से एक जजमेंट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरह से पूरा कानून जिम्मेदारियों पे बहुत, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किस तरह से विरासत का अधिकार जो है इस कानून के अंदर वो जिम्मेदारियों के साथ आता है। बिल्कुल। तो चलिए अपूर्वा, इस हफ्ते के लिए काफ़ी है। बिल्कुल, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, अगर आपको किसी और केस के बारे में जानने की इच्छा है या इन्हीं केसेस में आपको कुछ डाउट है, कुछ और सवाल है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।